Hello children and welcome to my channel. In this video we will understand Newton's laws of motion. Children, if you are in CBSE, ICSE or in state government school, anyhow you have to understand this topic Newton's laws of motion. साइंस में, फिज़िक्स में इस टॉपिक को तो हमको स्टैंडर्ड 9 में पढ़ना ही है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है। तो न्यूटन के तीनों लॉ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन अ वेरी सिंपल वे विद द एप्लीकेशंस ऑल्सो। मतलब हमारे डेली लाइफ में न्यूटन के लॉ के क्या यूजेस हैं, हम डे टू डे लाइफ में कैसे समझेंगे न्यूटन के लॉ को, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट। The first law is related to the topic inertia. In all three laws, these are related to three different topics. जो first law है वो हमारा relate करता है inertia से, second topic हमारा relate करता है momentum से, और third topic relate करता है action and reaction से। तो पहले हम इस proper word को समझेंगे। जैसे first जो हमारा law है उसको हम law of inertia कहते हैं। तो देखो inertia क्या है। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट के किस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं फिजिक्स में, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझिए। इनर्शिया इज़ अ टेंडेंसी टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। वो अपने पोजीशन को, अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। एंड दिस इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, इनर्शिया वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका क्या मतलब होता है, उसका यही मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो वो चाहता है कि हम रेस्ट में ही रहें, हम मोशन में नहीं आए। अगर वो मोशन में है तो वो चाहता है कि हम मोशन में रहें, हम रेस्ट में नहीं आए। तो वो अपने स्टेट में किसी भी तरीके के चेंज होने को अपोज करता है, रोकता है। तो जब आप डेफिनेशन देखते हो इनर्शिया की, तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। इनर्शिया इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by virtue of which it opposes to or resist any change in its state, whether the state is state of rest or the state of motion. तो न्यूटन का लॉ क्या है इनर्शिया से रिलेटेड। देखो न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने इसमें सिर्फ एक फोर्स को ऐड किया। न्यूटन ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, कि जब तक कि आप उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं अप्लाई करते। दिस इज़ अ सिंपल पेन, ओके। ये पेन अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो ये पेन जो है हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर इस पर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या पॉसिबल है कि ये अपना प्लेस चेंज करेगा, इसका पोजीशन चेंज होगा। अभी ये किस पोजीशन में है, रेस्ट में है। तो अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको मूव करते हैं, तो ये अपना पोजीशन चेंज करता है। तो ये न्यूटन का लॉ हो गया। मतलब न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। If an object is in a state of motion, it will continue, it will remains in the state of motion until we will not apply any unbalanced force on it. तो आई होप इनर्शिया का कॉन्सेप्ट और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि रीजन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं रिलेटेड टू इनर्शिया। देखो इनर्शिया मेनली 3 काइंड्स का होता है। इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये क्या है, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन क्या है, और इसको हम अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस से समझेंगे। जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। देखो आप सभी लोग बाइक पे तो ज़रूर बैठे होंगे, ठीक है। बाइक की बैक सीट पे अगर आप बैठे हो, आप सपोज करो कि आप बाइक पे बैक सीट पे बैठे हैं और आपका फ्रेंड जो है वो बाइक चला रहा है। अचानक बाइक इनिशियली तो मोशन में बाइक चल रही है, आपका बॉडी भी बाइक के साथ साथ मोशन में है। अचानक अगर उसने, जिसने बाइक चला रही है, अगर उसने ब्रेक अप्लाई की, मतलब सडनली अगर बाइक को रोक दे, तो आप सोच के बताओगे कि आपकी बॉडी किस तरफ झुक जाएगी, आप क्या फील करेंगे। चिल्ड्रन, ऑब्वियसली हमारी बॉडी आगे की तरफ झुकेगी, ओके। ये एक बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है जो हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आप किसी बस में हैं, बस में आप खड़े हैं और इनिशियली बस जो है वो रेस्ट में है और आप भी रेस्ट पोजीशन में हैं, आप भी मूव नहीं कर रहे हो, आप चुपचाप बस में खड़े हो। सडनली अगर बस स्टार्ट होता है, उस केस में हम किधर मूव करते हैं, पीछे की तरफ मूव करते हैं। और ये हम लोगों ने ट्रेन में भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। हम सब कहीं ना कहीं तो जर्नी करते ही हैं,
ट्रेन से, तो ट्रेन में जब हम बैठे रहते हैं और अचानक ट्रेन स्टार्ट होती है तो हम थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। तो ये दोनों केसेस, मतलब बाइक वाले केस में जब आप आगे की तरफ झुक रहे थे और ट्रेन वाले केस में जहाँ आप पीछे की तरफ झुक रहे थे, ये दोनों केसेस हमारे इनर्शिया से रिलेटेड है। वन इज़ रिलेटेड टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड अनदर वन इज़ रिलेटेड टू इनर्शिया ऑफ मोशन। नाउ हाउ इट इज़ रिलेटेड, लेट्स अंडरस्टैंड। Always remember one point that if the object will be lean in forward direction, अगर हमारा ऑब्जेक्ट आगे की तरफ गिरता है तो this is a case of inertia of motion. Otherwise, if the object will lean in a backward direction, अगर ऑब्जेक्ट हमारा पीछे की तरफ गिरेगा तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अब समझेंगे कि एग्जाम्स में हम कैसे लिखेंगे इसको। तो एग्ज़ाम्स में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि इफ़ अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस, स्टेशनरी बस मीन्स द बस इज़ नॉट मूविंग, इफ़ अ पैसेंजर इज स्टैंडिंग इन अ बस एंड सडनली व्हेन द बस स्टार्ट द पैसेंजर विल फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो लिसन चिल्ड्रन, बाइक वाले एग्जाम्पल में जो कि इनर्शिया ऑफ मोशन से है उसको पहले समझेंगे। इनिशियली जब आप बाइक पे पीछे बैठे थे और आपका फ्रेंड जो बाइक चला रहा था, तो आपकी बॉडी जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप देखिए कि इनिशियल पोजीशन क्या था, आपकी बॉडी और बाइक दोनों मोशन में थे। जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया गया तो आपकी बॉडी का लोअर पार्ट, यानी कि वो पार्ट जो बाइक के साथ कांटेक्ट में है, वो तो तुरंत रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वो अपोज करता है, क्योंकि वो मोशन में था, वो रेस्ट में नहीं आना चाहता है। यही तो है इनर्शिया, कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को अपोज कर रहा है स्टेट ऑफ रेस्ट होने में, मतलब अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बाइक, वो तो सडनली हमारा रेस्ट में आ गया, जैसे बाइक रुक गई वो भी रुक गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो आगे की तरफ झुकता है, और ये इसीलिए झुकता है क्योंकि वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो अपोज करता है, उसके पास जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है उसके तहत वो आगे की तरफ झुक जाता है। सो दिस इज रिलेटेड टू ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। सिमिलरली इन द अनदर वन एग्जाम्पल मीन्स जब हम पीछे की तरफ झुकते हैं, उस केस में देखो क्या होता है, बस और हमारी बॉडी यानी कि ऑब्जेक्ट दोनों किस पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन में है। जैसे ही बस स्टार्ट हुई या ट्रेन स्टार्ट हुई तो उस समय सडनली क्या होगा कि हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि बस से डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन अगेन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वो अपोज करेगा, क्योंकि वो रेस्ट में था तो वो चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहें, लेकिन उसको भी मोशन में आना है तो वो अपोज करता है और वो पीछे की तरफ झुक जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्ट आगे की तरफ झुकेगा तो ये रीज़न क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ झुकेगा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, जिसमें बहुत फेमस कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। लाइक व्हेन वी बीट अ कारपेट विथ अ स्टिक, द डस्ट पार्टिकल्स रिमूव्ड फ्रॉम द कारपेट, दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इन स्टैंडर्ड 9। सो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस, द रीज़न इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब आप कारपेट को बीट करते हैं किसी भी स्टिक से, अगर आप कारपेट को बीट करते हैं तो होता क्या है, देखिए आपका कारपेट जो है वो मोशन में आ जाता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल तो एज इट इज़ वही रहते हैं और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो जब भी आप एक्सप्लेन करोगे ना, आप ये चीज़ ज़रूर मेंशन करोगे कि इनिशियल फेज में क्या रेस्ट में थे और बीट करने के बाद क्या मोशन में आया, इसको ज़रूर एक्सप्लेन करना है आंसर्स में। फिर एक और कॉमन क्वेश्चन हमारा आता है कि जब हम किसी भी ट्री को हिलाते हैं तो वो जो लीव्स और फ्रूट्स होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं, ये भी बहुत कॉमन है। तो इसका भी सेम रीज़न है, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप जैसे ही ट्री के ब्रांचेस को हिलाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को मोशन में कर दे रहे हैं। ब्रांचेस ऑफ द ट्री विल कम इन मोशन बट द फ्रूट्स विल स्टिल इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो वो डिटैच हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डेली बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट से रिलेट करते हैं, और कई सारे हैं जो इनर्शिया ऑफ मोशन से रिलेट करते हैं। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन समझो, रेस्ट और मोशन तो हमने समझ लिया, अब डायरेक्शन भी बहुत सिंपल है। सपोज करो कि आप किसी कार में बैठे हैं और कहीं जा रहे हैं, सडनली ड्राइवर ने एक शार्प यू टर्न लिया, तो यू टर्न लेते समय क्या होगा, आप क्या एक्सपीरियंस करोगे, आप या तो लेफ़्ट या राइट साइड में आपकी बॉडी जो है वो झुक जाएगी। तो ये जो हमारा डायरेक्शन चेंज होता है ना व्हीकल का, जैसे अभी तो हम बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे थे, अचानक से टर्न आया तो उस टर्न के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी भी क्या होती है, झुक जाती है, वेदर इट इज़ लेफ्ट साइड और राइट साइड।
तो डायरेक्शन चेंज होने से जो हम जर्क फील करते हैं वो हमारा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। तो आई होप फर्स्ट लॉ आप लोग को क्लियर होगा। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड लॉ, दैट इज मोमेंटम। चिल्ड्रन, मोमेंटम इज नॉट एज सिंपल एज इनर्शिया। ओके, मोमेंटम उतना सिंपल तो नहीं है जितना इनर्शिया, तो मोमेंटम को थोड़ा और ध्यान से समझेंगे। पहले ये वर्ड जो है ना मोमेंटम, उसको समझेंगे, फिर हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को समझेंगे डेली लाइफ से। तो देखो मोमेंटम वर्ड क्या है। सपोज करो कि अगर आपकी तरफ मैं 2 बॉल थ्रो करूँगी, 2 बॉल्स, और वो दोनों बॉल जो है ना उनका मास डिफरेंट होगा। मतलब अगर एक मैं क्रिकेट का बॉल यूज़ करूँ और एक टेनिस बॉल छोटा वाला कोई बॉल यूज़ करूँ, तो एक बॉल जो है वो हेवी है, एक का मास ज़्यादा है और एक का मास जो है वो कम है, लेकिन उसकी स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है। और अगर कोई आपकी तरफ में वो दोनों बॉल को थ्रो करेगा, तो आपको अगर रोकना है, सडनली रोकना है, आपको खुद को सेव करना है, तो आपको फोर्स अप्लाई करना होगा उस बॉल को रोकने के लिए। तो किस कंडीशन में आपका ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा? जिसका मास कम है उस बॉल के ऊपर या जिसका मास ज़्यादा है उस बॉल के ऊपर? सोचिए, ऑब्वियसली जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उसको रोकने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। तो ये पहली कंडीशन है जिसमें हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है जिसका कि स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम है, लेकिन मास डिफरेंट है, तो हमें कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी होगी? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका कि मास ज़्यादा है। अब इसी को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। सपोज करो दोनों बॉल जो है वो सिमिलर है, आइडेंटिकल बॉल है, मतलब मास इक्वल हो गए दोनों के, और वेलोसिटी हमने चेंज कर दी। एक बॉल को बहुत स्लोली आपकी तरफ थ्रो कर रहे हैं और एक बॉल को बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से कोई फेंक रहा है आपकी तरफ। तो फिर आप देखिए, फिर आपका ध्यान किधर जाएगा? उस बॉल की तरफ जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है। आप तुरंत उसको रोकेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया था? मास सेम कर दिया था, वेलोसिटी को चेंज किया। तो हमारा जो फोर्स है, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो कहाँ गया? द वन विच हैज़ दी मोर वेलोसिटी। तो इन 2 ऑब्जेक्ट से ही हमारा निकलता है मोमेंटम, मतलब मास और वेलोसिटी। मैथमेटिकली अगर हम मोमेंटम को डिराइव करते हैं तो मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और P इज इक्वल टू m इंटू वी। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे मोमेंटम को? मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। लेकिन ये वर्ड मोमेंटम देखो क्या है, इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो मैंने अभी आपको दिए, इन दोनों केसेस में हम क्या कर रहे थे? एक फोर्स अप्लाई कर रहे थे ना, तो वो जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स था ना, वो वही हमारा मोमेंटम है। उन दोनों केसेस में, लाइक फर्स्ट केसेस में मोमेंटम किसका ज़्यादा था? जिसका कि मास ज़्यादा था। और सेकंड केस में मोमेंटम किसका ज़्यादा था? जिसकी कि वेलोसिटी ज़्यादा थी। तो इसीलिए हम मोमेंटम को डिफाइन करते हैं कि मोमेंटम P इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब न्यूटन का लॉ क्या था रिगार्डिंग दिस मोमेंटम, द सेकेंड लॉ? तो न्यूटन का जो स्टेटमेंट है, देखो स्टेटमेंट पहले नहीं समझ में आएगा, उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, समझ जाएंगे। न्यूटन का जो स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ, वो स्टेटमेंट है that rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, unbalanced applied force. This is properly statement of Newton's second law, that rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force. ये स्टेटमेंट हो गया। लेकिन अब इस स्टेटमेंट को हम समझेंगे कैसे? देखो मोमेंटम तो आप समझ गए ना, मोमेंटम P जो होता है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, दैट इज m इंटू वी। लेकिन ये जो वर्ड है न्यूटन के लॉ में, इसमें है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पहले इसको अच्छे से आप समझेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है। सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि एक मास है m, सिंपल ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी u है। अब इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स F अप्लाई करते हैं। हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसको कि हम F से डिनोट करेंगे। तो आप जब फोर्स अप्लाई करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, कुछ तो डिस्टेंस चलेगा वो। तो अब मान लीजिए कि आपके ऑब्जेक्ट ने s डिस्प्लेसमेंट किया, s डिस्टेंस वो चलने के बाद ऑब्वियस है कि उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। अब तो वो फाइनल वेलोसिटी एक्वायर करेगा। तो फाइनल वेलोसिटी हम कैसे डिनोट करेंगे? v से। इनिशियली हमारा इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो u था, और कुछ डिस्टेंस चलने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इतना आने में, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट आने में इसको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो वो टाइम हम मान लेते हैं t सेकेंड। ठीक है, अब यहीं पे हम समझेंगे कि मैथमेटिकली न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है। इनिशियल पॉइंट पे चिल्ड्रेन, जब ऑब्जेक्ट का मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा?
Momentum is equal to mass into velocity. According to that, the initial momentum will be mu, isn't it? Mass into velocity. Velocity क्या है? Initial u. तो initial momentum उस object की हो गई mu. अब आते हैं फाइनल पॉइंट पे. फाइनल पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो फाइनल मोमेंट उसकी क्या हो गई? फाइनल मोमेंट हो गई mv. तो सेम ऑब्जेक्ट है, मास तो एक ही है, मास m है, इनिशियल मोमेंटम उसका mu और फाइनल मोमेंटम mv. अब बताओ कि चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे? तो चेंज आप कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल. तो यहाँ पे अगर हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो हम फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे. इट मीन्स चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? mv माइनस mu. और वर्ड है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो फिजिक्स में रेट ऑफ हम कहाँ यूज़ करते हैं? व्हेन वी डिवाइड इट बाय द टाइम टेकन बाय इट. So when we divide it by t, it is rate of change of momentum. So rate of change of momentum क्या हो गया? m, take m common, it will be v minus u divided by t. तो ये जो है ना, ये हो गया rate of change of momentum. और न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, यही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? आपके फोर्स से, जो कि हमने यूज़ किया है F. सो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू बाई टी. ये हमारा मैथमेटिकली हो गया, जो न्यूटन का स्टेटमेंट था वो मैथमेटिकली यही चीज़ है. ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में चैनल में डेरिवेशन ऑफ F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ है, जिस पे बहुत अच्छे व्यूज़ भी गए हैं. तो आप लोग उस डेरिवेशन को एक बार देख लीजिएगा. डेरिवेशन पार्ट हम यहाँ पे स्किप करेंगे. ये मैथमेटिकल फॉर्मेशन हो गया उस डेफिनेशन का, न्यूटन के सेकेंड लॉ का. अब देखो इसको समझेंगे कैसे. अगेन वी हैव टू कम ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ द सेकेंड लॉ टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ Newton's second law of momentum. So let's understand applications of Newton's second law of motion. The first case, in cricket a fielder moves his arms backwards in the direction of the ball while taking a catch. So fielder क्यों अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है? इसमें कैसे न्यूटन का सेकेंड लॉ है? Children, if you see the formula carefully, what is the relation between the force and the time? Force is inversely related to the time. तो अगर हम टाइम को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स हमारा डिक्रीज होगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी डिक्रीज होगा. तो ये उसी का एग्जाम्पल है. ऐसा करके वो डिक्रीज कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बाय इंक्रीजिंग द टाइम. Fielder moves his arms backward in the direction of the ball because he decreased the rate of change of momentum by increasing the time. तो जैसे ही हम टाइम इंक्रीज किए तो हमारा फोर्स क्या हो गया? न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो फील्डर है वो एक बहुत स्मॉल फोर्स अप्लाई करेगा बॉल पे, एंड द बॉल ऑल्सो एक्सर्ट्स लेसर फोर्स एंड द फील्डर डज नॉट हर्ट हिज पाम. सो दिस इज द मेन रीजन. The next example, that a karate player breaks a pile of tiles in a single blow. So what happened in this case? Actually वो कराटे प्लेयर जब वो पाइल ऑफ टाइल्स को ब्रेक करता है तो उसके हैंड का जो मूवमेंट होता है ना वो बहुत फास्ट होता है, वेरी फास्ट मूवमेंट. तो वो टाइम को बहुत कम कर देता है. ही डिक्रीज द टाइम. As we decrease the time, the rate of change of momentum increases, means the force also increase. So according to the second law of motion, the resultant force delivered on the tiles will be large enough to break it in a single blow. Now we come at the end of the video, that is Newton's third law, action and reaction law. तो एक्शन एंड रिएक्शन लॉ ऑलमोस्ट सभी बच्चों को याद रहता है. वी नो द स्टेटमेंट, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. लेकिन इसमें जो मेन चीज़ समझनी है चिल्ड्रन वो क्या है कि ये जो एक्शन और रिएक्शन है ना, ये जो दो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, एक्चुअली ये दो अपोजिट फोर्स होते हैं. ठीक है, तो ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करते हैं. आपको सिर्फ यही समझना है. जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें एक्शन कौन सा है और रिएक्शन कौन सा है. So examples of Newton's third laws of motion. A gun recoils when a shot is fired from it. तो देखो जब गन से फायरिंग होती है तो आप कहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं? आप अप्लाई करते हैं ट्रिगर पे. तो ये जो फोर्स हुआ ये एक्शन हो गया. As a reaction, the bullet also exerts an equal and opposite reaction force on the gun.
उसकी वजह से जो गन है वो रिकॉइल्स होता है एंड दिस गिव्स अ बैकवर्ड जॉग टू द शोल्डर ऑफ द पर्सन हु इज शूटिंग. अ पर्सन स्विमिंग. So when a person swims, he or she pushes the water in the backward direction with his hands. As a reaction, the water pushes the person in the forward direction with an equal force. तो यहाँ पे भी हम दो फोर्स देख रहे हैं, एक एक्शन एक रिएक्शन. We feel pain in the hand when we hammer a nail into a wooden plank. So while hammering a nail, the force of the hammer on the nail is the action. And again, according to the Newton's third law of motion, the nail will exert an equal and opposite force on the hammer, that is reaction. Since the hammer is held in the hand firmly, it experiences the force due to the reaction and we feel pain in it. A very simple thing that when a rubber ball bounces when struck against hard floor. So this is a common example of action reaction. We can discuss various examples of the action reaction forces. Thank you everyone.